नमस्कार दोस्तों, अल्बिडो आईएएस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम चर्चा करेंगे 2023 के यूपीएससी के मेंस पर कैसे प्रश्न लिखा जाए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस एंगल से, किस अप्रोच से लिखने पर अच्छे नंबर मिले, अच्छे मार्क्स मिले। साथ में अदर स्टेट पीसीएस में भी ऐसा देखने को मिलता है। 2023 के आगे 2024, 2025 और आगे में भी ये काम करता रहेगा। तो हम एक प्रश्न लाए हुए हैं, पूछा गया प्रश्न है और फिर भी इसी प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल प्रश्न वही रहेगा, अलग से कहीं से आने का काम ही नहीं है, केवल इधर उधर का थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। तो हम प्रश्न लाए हैं, प्रश्न दिया क्या है, अंग्रेज किस कारण, प्रश्न लिखा है, अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए। जब अंग्रेज लोग आए थे भारत में तो अनेक जगह अंग्रेज के अनेक उपनिवेश थे, अनेक कॉलोनियां थीं। उन उपनिवेशों में, उन कॉलोनियों में अंग्रेज हमारे यहाँ से अर्थात भारत से अनेक मजदूरों को, अनेक श्रमिकों को, लेबर को लेके गए बाहर कार्य के नाम पर, करारबद्ध करके, एग्रीमेंट करके। तो पूछा जा रहा है अंग्रेज किस कारण से करारबद्ध श्रमिक को अन्य उपनिवेशों में ले गए, और यदि ले गए तो क्या वह वहां पर अपनी संस्कृति पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं। अर्थात जो अंग्रेज द्वारा ले गए भारतीय लोग थे, मजदूर भारतीय लोग थे, जो विदेशों में जाके रहे, कार्य किए, क्या उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखे या नहीं रखें। यदि बनाए रखें तो सफल रहे या नहीं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछना, पहले प्रश्न लिखने के पहले प्रश्न के ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि 5-6 मिनट के अंदर में आंसर लिखना होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रश्न को पहले समझें, उसके बाद लिखें। अगर प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ पाएँ तो नहीं लिख पाएंगे। तो प्रश्न यही है कि अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज थे अर्थात ब्रिटिश, चूँकि भारत पहले ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटेन का अर्थात इंग्लैंड का गुलाम था, तो अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश सरकार भारतीय मजदूरों को करार के माध्यम से, एग्रीमेंट के माध्यम से विदेशों में, अनेक देशों में ले गई। तो जब ले गई तो वो लोग, जो मजदूर लोग थे, भारतीय लोग थे, उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को बनाए रखा या नहीं। अगर बनाए रखा, बनाए रखने में सफल रहे तो कैसे सफल रहे, उसी पर विवेचन करना है, समीक्षा करना है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि अंग्रेज किस कारण से भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए। तो इस पे हम देखते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं तो इंग्लैंड से ही आए थे। तो इंग्लैंड में अगर हम इसकी भूमिका समझेंगे तो इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुआ। ये जो औद्योगिक क्रांति है, इसको, औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इंग्लैंड की क्या कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। ये कहाँ का कहा जाता है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति।
कहा जाता है। तो जब इंग्लैंड में पहली बार औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि उद्योग धंधे पहली बार स्थापित हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, एक घटना 1688 की है। उसके बाद से कुल मिलाकर के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद से, या यूं कहिए इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, ये गौरवपूर्ण क्रांति कब होता है? 1688 ईस्वी में। क्लियर हो रहा? इसी के बाद से अनेक प्रकार के उद्योग धंधे, इन उद्योग धंधों में केवल उद्योग धंधे ही नहीं होते हैं शामिल, मत्स्यन क्षेत्र भी शामिल होता है, कृषि का भी क्षेत्र शामिल होता है, खेती वानिकी का भी क्षेत्र होता है, खनन का भी क्षेत्र शामिल होता है, कई क्षेत्र होते हैं। अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगेंगी तो उसके लिए कच्चे पदार्थ, कच्चे माल, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल कुछ कृषि पदार्थ से भी प्राप्त होते हैं, कुछ उत्खनन से भी प्राप्त होते हैं, कुछ वाणिज्यिकी से प्राप्त होते हैं, वानिकी से भी प्राप्त होते हैं, अनेक क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। अतः उद्योग धंधों के लिए कृषि कार्य करना जरूरी, वानिकी कार्य करना जरूरी, खनन कार्य जरूरी, खेती का कार्य जरूरी, कई इस प्रकार से क्षेत्र के काम हैं। तो वहाँ पे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीयों से मजदूर ले जाते थे विदेश में। विदेश में अगर बात करें तो आप देखेंगे अमेरिका का जो उत्खनन क्षेत्र है, खनन या उत्खनन कहिए, खनन क्षेत्र और कृषि का क्षेत्र, यानी कि फैक्ट्री के मामले में, कारखाने के मामले में पूर्णतः मजदूरों पर निर्भर रहता है। और ये मजदूर भारत से जो गए लोग हैं, भारत से ब्रिटिश सरकार ने जिनको भेजा है, उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जाता था। कनाडा में अगर देखेंगे, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों में भेजा गया है। मॉरिशस में अगर बात करते हैं, मॉरिशस में बहुत से पूरे के पूरे भारतीय ही परंपरा है। आप फिजी में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ओसेनिया महाद्वीप कहिए या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में है। तो एशिया में भी कई देशों में ये हमारे भारतीय मजदूर, भारतीय भाई बंधु मजदूर भेजे गए। वहाँ पे ये लोग गए, कार्य किए। तो इन लोगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, करारबद्ध एग्रीमेंट इसे कहते हैं, इकरारनामा भी कह सकते हैं। इस संदर्भ में आपको आधुनिक जब भारत पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में भी कुछ इस प्रकार की प्रथाएं दिखाई देती हैं, जिस प्रथा के तहत ब्रिटिश सरकार भारत से मजदूरों को बाहर भेजती थी, जिसमें 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए एग्रीमेंट होता था, यानी कि करारबद्ध हो जाता था। 10 वर्ष या 5 वर्ष के पहले जिसका जैसा एग्रीमेंट है, उसके पहले कोई भारतीय मजदूर भारत नहीं आ सकता था। तो कहीं कहीं ये हुआ कि जो भारतीय मजदूर जहाँ पे कार्य करने गए वहीं पे रह गए, वहीं पे बस गए। लेकिन खास विशेषता भारतीयों की क्या रही? आज वैश्वीकरण के दौर में, अर्थात भूमंडलीकरण के दौर में, चाहे भूमंडलीकरण कहें या वैश्वीकरण कहें, इस दौर में आज भी ये भारतीय मजदूर या भारतीय लोग आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं। इसका उदाहरण कई जगह देखे जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर में आज भी, वैंकूवर शहर आधुनिक भारत में भी मिलेगा। कामागाटा मारू प्रकरण जो जहाज वाला था, कामागाटा मारू प्रकरण जो जहाज है, वो भी वहीं पे वैंकूवर में ही उतरना चाहते थे। तो अगर बात करें कनाडा में अभी भी बहुत से ईसाई धर्म के भारतीय मूल के लोग हैं। वहाँ पे सरसों का साग, मक्के का रोटी उतना ही प्रचलित है कनाडा में
भारतीयों से कनाडाई लोगों ने भी सीखा। कनाडा में सरसों का साग, मक्के की रोटी उतना ही प्रचलित है जितना कि गिद्धा और बैसाखी और कई तरीके के त्यौहार जो हैं कनाडा में प्रचलित हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। फिजी अगर देश की बात करें, फिजी ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के कुछ उत्तर और पूर्व साइड में आप जाएंगे, उत्तर और पूर्व साइड में फिजी एक छोटा सा द्वीपीय देश है। फिजी में अभी भी हिंदू प्रवृत्तियां मनाई जाती हैं, हिंदू प्रवृत्तियों के त्यौहार मनाए जाते हैं। यही नहीं, भारतीय संस्कृति उसको कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति के त्यौहार जैसे दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अगर दक्षिण में देखते हैं, जहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका है, मोजाम्बिक देश है, वहीं के बगल में हिंद महासागर में पड़ता है एक मेडागास्कर देश है, द्वीपीय देश है। उसी के थोड़ा सा आप उत्तर पूर्व की साइड में नज़र उठाएंगे, देखेंगे तो आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा, मॉरिशस। मॉरिशस में भारत के लोग बहुत से हैं। भारतीय संस्कृतियां वहाँ पे अभी भी विद्यमान हैं। होली, दीपावली, अनेक त्यौहार कई मनाए जा रहे हैं। मॉरिशस और फिजी में लोकतांत्रिक का जो सबसे बड़ा शक्तिशाली पद है, अर्थात प्रधानमंत्री का पद, वहाँ पर भारतीय लोगों ने प्रतिष्ठित कर लिया है। भारतीय लोग तक गए हैं और अपनी संस्कृतियों को बनाए रखे हैं। अगर इंडोनेशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप का देश है, द्वीपीय देश ये भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप देखेंगे, उत्तर और पश्चिम साइड में मिलेगा, उत्तर और पश्चिम साइड में ऑस्ट्रेलिया के मिलेगा। तो कुछ उत्तर में भी है, उत्तर पश्चिम में भी मान के सकते हैं। ये द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम कंट्री है, फिर भी उसका एक द्वीप है बाली द्वीप। बाली द्वीप में बहुसंख्यक हिंदू पाए जाते हैं। पूछा गया है, बाली द्वीप कई बार पूछा गया है, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बहुसंख्यक मात्रा में हिंदू पाए जाते हैं। ये जो हिंदू हैं भारत के ही हैं। इन्होंने अपनी संस्कृति को आज भी बनाए रखे हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम बाहुल देश, विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। इस इंडोनेशिया का जो एयरलाइंस का जो लोगो है वो गरुड़ है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो एयरलाइंस, इंडोनेशिया का एयरलाइंस का लोगो गरुड़ है। और वहाँ की इंडोनेशिया की जो नोट है, नोट में अभी भी गणेश जी की फोटो छपती है। तो ये क्या बता रहा, क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश यही देता है कि इंडोनेशिया की संस्कृति भारत की संस्कृतियों से कहीं ना कहीं तालमेल रखती हैं, कहीं ना कहीं मिलाप बनाए रखी हैं। इसका मतलब इंडोनेशियाई सरकार भारतीय सरकार से, भारतीय परंपरा से कहीं ना कहीं कुछ ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित हो रही है। इसका मतलब सिद्ध ही होता है कि भारतीय जो बाहर गए ब्रिटिश सरकार के समय, उन लोगों ने अपनी संस्कृतियों को बनाए रखा, बनाए रखने में सफल रहा। तो अगर हम लिखने की बात करेंगे तो लिखेंगे, ये जो हमने लेक्चर दिया, जो बताया, लिखना भी यही है, अलग कुछ नहीं लिखना है। लिखना भी यही है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। क्या लिखेंगे? भूमिका देंगे, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। पहला लाइन क्या लिखेंगे? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता ने
उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसमें अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका के देश जैसे यूएसए, कनाडा, लिटिल अमेरिका के देश, कैरेबियाई द्वीप समूह के देश जिसमें जमैका आते हैं, हैती आते हैं, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, यानी कि कैरेबियाई द्वीप के समूह के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश कई देश, मॉरिशस, फिजी, इंडोनेशिया, एशिया के कई देश में भारतीय मजदूर या भारतीय मजदूर ही भारतीय लोग ही थे जो करारनामा के साथ में गए। इतना लिख दिए। आगे लाइन चेंज करके लिखिए, वस्तुतः आरंभ में जो मजदूर ले जाया जाते थे वो कुछ व्यक्तिगत नाविक के द्वारा ले जाया करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक करारबद्ध एक इकरारनामा के साथ में इन मजदूरों को ले जा करके मजदूरी कराया गया। ये मजदूर वहाँ पे गए, अपनी मजदूरी किए जरूर, लेकिन ये लोग अपनी संस्कृतियों को बनाए रखें। अब इसमें अलग अलग देशों को अलग अलग भूमिका में बता दीजिए। जैसे हमने बताया कि कनाडा के वैंकूवर शहर में या पूरे कनाडा में अभी भी जो सरसों का साग की हमने बात किया, सरसों का साग, मक्के की रोटी, भागड़ा और क्या नाम है, बैसाखी जैसे त्यौहार प्रचलित। अमेरिका में खास करके भारतीय जैसे त्यौहार कुछ प्रचलित हैं। इसके साथ में मॉरिशस का दिखा दीजिए उदाहरण में। इन सबको जितने हमने बताया सबको उदाहरण में दिखा दीजिए, इस पॉइंट में करके दिखा दीजिए, कुछ फिगर भी बना दीजिए, अंततः लिख दीजिए निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय मजदूर करारनामा के तहत बाहर जरूर गए, लेकिन इन्होंने अपनी संस्कृतियों को बनाए रखने में सफल रहे। इसी को हम इस प्रश्न को विराम देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, अपने जो मित्र हैं पढ़ने वाले या नहीं भी पढ़ने वाले लोगों में शेयर कर दीजिए, और YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। हमारे अगर संविधान में बात करेंगे, हमारे संविधान में मूल अधिकार तो था, लेकिन मूल अधिकार नहीं था। अब मूल अधिकार किसी को दिया गया और उसको कर्तव्य को मालूम न करे, न कर्तव्य पता चले, तो बताइए क्या होगा। इसीलिए हमारे संविधान को बनने के बाद में 1976 में संविधान में बैलसामा संविधान संशोधन होता है और मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। शुरुआत में मूल कर्तव्य 8 की बात हुआ था, लेकिन जोड़ा गया है 10। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ये मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कुल 11 हो जाती है, जिसे हम लोग भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में भाग यानी कि पार्ट 4A के तहत आर्टिकल 51A, ए बड़े लेटर का रहेगा, कैपिटल में रहेगा, में जिसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 करके इस तरीके के 11 क्लॉज दिए गए हैं, 11 क्लॉज। तो आपका भी कर्तव्य बनता है एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।